गाइस वेलकम टू नई माय बहू ने चैनल। बनाई पहली रसोई में दाल चावल। गौरी जल्दी जल्दी चूल्हे पर दाल चावल बना रही होती है। शुक्र है भगवान का, दाल चावल बन गए, जल्दी से दाल में तड़का लगा देती हूँ। ये कहकर गौरी जीरा, हरा धनिया, प्याज, टमाटर काटकर दाल में तड़का लगाकर बने हुए दाल चावल को बेचने ले जाने के लिए ठेले पर रखने लगती है। तभी उसका छोटा भाई राजू कहता है, दीदी, दाल चावल बन गए क्या? मुझे थोड़ा सा दाल चावल दे दो, भूख लगी है। हाँ ये ले, अब दीदी को जाने दे। फिर गौरी फुटपाथ पर आकर अपने दाल चावल का ठेला लगा लेती है। तभी सड़क से गुजर रहा सुमित नाम का एक लड़का उसके पास आता है। आओ आओ प्यारे प्यारे ग्राहकों, और खाओ गौरी के हाथों के बने गर्मा गर्म स्वादिष्ट दाल चावल। सुनिए, जरा एक प्लेट दाल चावल देंगी? ये लीजिए साहब जी। सुमित गौरी को प्यार भरी नजरों से देखते हुए दाल चावल खाता है। अरे वाह, आप तो बहुत ही स्वादिष्ट दाल चावल बनाती हैं। शुक्रिया साहब जी। प्लीज आप मुझे साहब जी मत कहिए, मेरा नाम सुमित है, आप मुझे सुमित कह सकती हैं। दाल चावल खाकर सुमित गौरी को पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। सुमित पहला ग्राहक नहीं था जिसने गौरी के बनाए दाल चावल की तारीफ की थी। गौरी जितनी ही गरीब थी, सुमित उतने ही अमीर और बड़े घर का बेटा था। देवर जी आ गए आप। वैसे आज कॉलेज से आने में इतनी देर क्यों लगा दी? चलिए डिनर लग गया है, आ जाइए। पल्लवी भाभी, मुझे भूख नहीं। भूख नहीं है? ऐसे कैसे भूख नहीं? अरे रात के 8 बज रहे हैं, डिनर का टाइम हो चला है। बाहर कुछ खाया था तूने? वो माँ, रास्ते में घर आते वक्त मैंने ठेले से खरीद कर दाल चावल खाया था। देवर जी, आपने ठेले से खरीदकर दाल चावल खाए? कॉलेज की कैंटीन और रेस्टोरेंट्स पर ताला लगा था क्या? अरे आपको पता भी है ये गरीब ठेले वाले पता नहीं कैसे सस्ते ग्रोसरी के सामान का इस्तेमाल करते हैं और कितनी गंदगी में खाना बनाते हैं। राजरानी की बहू पल्लवी बहुत ही अमीर और पैसे वाले घर से थी, इसलिए वह स्वभाव से बहुत ही घमंडी और अपने आगे गरीबों को कुछ नहीं समझती थी। मगर गरीब गौरी की सादगी पहली नजर में सुमित के दिल में उतर गई। अब सुमित गौरी को देखने के बहाने उसके ठेले पर आकर दाल चावल खाता। गौरी भी मन ही मन सुमित को चाहने लगी थी, मगर अपनी गरीबी को सोचकर वो रुक जाती। गौरी, तुमसे एक बात पूछूं? तुम ये दाल चावल का ये जो ठेला है वो क्यों लगाती हो? सुमित जी, मेरे सर पर मेरे छोटे भाई और मेरे पिता की जिम्मेदारी है। कुछ समय पहले तक पिताजी ठीक थे, मजदूरी करके घर चलाते थे, मगर अब उनसे इतनी मेहनत नहीं होती, इसलिए घर का दाना पानी चलाने के लिए मैंने दाल चावल का ठेला लगाया। गौरी की तकलीफों को देखकर सुमित ने गौरी से शादी की बात अपने परिवार में बताई। सुना आपने? सुमित क्या कह रहा है? मम्मी जी, मैं बात करती हूँ देवर जी से। हो क्या गया है आपको? शादी अपनी बराबरी के स्टेटस वालों में ही अच्छी लगती है। बस करो पल्लवी बहू, और भाग्यवान क्या हो जाएगा जो एक गरीब घर की बेटी अगर हमारे घर की बहू बन जाएगी। हमारा सुमित उसी के साथ खुश है। सुमित की खुशी के लिए उसके अमीर घर वाले रिश्ता लेकर गरीब गौरी के घर आते हैं। नमस्ते भाई साहब, मैं यशवर्धन हूँ। दरअसल मेरा बेटा सुमित और गौरी एक दूसरे को पसंद करते हैं। हम गौरी को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। ये सुनकर गरीब गोपी की आंखों में खुशी के आंसू भर आते हैं। अरे, ये तो मेरी खुशकिस्मती है जो मुझ जैसे गरीब की बेटी का रिश्ता इतने बड़े अमीर घर में होने जा रहा है। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। ये सुनकर राजरानी गौरी को शगुन की थाली देती है। तभी पल्लवी गौरी को गरीब होने का ताना मारती है। मेरी होने वाली देवरानी जी, तुम्हारी तो लॉटरी लग गई, इतने बड़े घर की बहू जो बनने जा रही हो, वरना तो किसी गरीब रमेश टाइप से ही शादी होती। गौरी पल्लवी की बातों को सुनकर सह जाती है और गोपी के गरीब होने के कारण साधारण तरीके से सुमित और गौरी की शादी हो जाती है और गौरी अपने ससुराल आ जाती है। अरे कितने सपने देखे थे मैंने अपने सुमित की शादी को लेकर, मगर बहू के पिता ने तो बेइज्जती कर दी। ना कोई महंगा बैंक्वेट हॉल बुक किया और ना ही कोई अच्छा इंतजाम किया। ऐसी गरीबों वाली सस्ती शादी तो मैंने पहली बार देखी है। ओहो मम्मी जी, अब सोचने का क्या फायदा, शादी तो हो गई। वैसे देवरानी जी, तुमने तो अपनी जिंदगी में इतना महंगा लहंगा पहली बार पहना होगा ना, क्योंकि अब तक तो गरीबी के कारण फुटपाथ पर बिकने वाले सस्ते कपड़े पहनने की ही आदत होगी। पल्लवी बातों ही बातों में गौरी को गरीबी का फिर से मजाक बनाती है, जिस कारण गौरी की आंखें छल छला जाती हैं। जिसके बाद राजरानी अपनी गरीब बहू का गृह प्रवेश कराती है। ससुराल के पहले दिन गौरी जल्दी सुबह 5 बजे उठकर पूरे घर की साफ सफाई करती है। इतने में उसकी सास राजरानी और जेठानी पल्लवी किचन में आती हैं। प्रणाम माँ जी। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, आज तेरा ससुराल में पहला दिन है और पहली रसोई भी, इसीलिए घर पर 21 पंडित आने वाले हैं। इसीलिए तू उनके लिए अपनी पहली रसोई में अच्छा अच्छा खाना बनाना, जिसे खाकर पंडित खुश हो जाएं।
जी अच्छा माँ जी। ये कहकर पल्लवी और राजरानी किचन से चले जाते हैं। समझ में नहीं आ रहा कि अपनी पहली रसोई में ऐसा क्या बनाऊं जो कि मेरे ससुराल वाले भी खा लें और घर पर आने वाले पंडित जी भी। एक काम करती हूँ, दाल चावल बना लेती हूँ और मीठे में साबूदाने की खीर बना लूंगी और थोड़े से लड्डू भी। हाँ, यही ठीक रहेगा। ऐसा कहकर गौरी सबसे पहले साबूदाने की खीर बना लेती है और फिर जल्दी से लड्डू और दाल चावल भी बना लेती है। इतने में सारे पंडित घर पर आ जाते हैं और गौरी सभी को अपनी पहली रसोई में बनाया हुआ दाल चावल पत्तल में उनके सामने परोसती है, जिसे देखकर गौरी की अमीर सास और जेठानी उसे अलग ले जाकर कहती हैं, ये सब क्या है गौरी बहू? मैंने तुझे तेरी पहली रसोई में क्या बनाने को कहा और तूने क्या बनाया है? ये दाल चावल, ये भी कोई खाने की चीज है? मम्मी जी, मुझे तो पहले ही लगा था कि मेरी ये गरीब देवरानी कोई ना कोई गलती, कोई ना कोई गड़बड़ जरूर करेगी। और देखिए वही हो गया। अरे हमारे घर में राशन की कमी नहीं है। तुमने पंडित जी के लिए ये सादा सा दाल चावल बनाया है, और दाल चावल बनाए तो बनाए साथ में उसे पत्तल में परोसा है। किचन में प्लेट की कमी पड़ गई थी क्या? कहीं तुम हमारे परिवार की बेइज्जती तो नहीं कराना चाहती? नहीं नहीं जेठानी जी, ऐसा मत कहिए, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। झूठी सफाई देना बंद कर। अरे मेरी गलती जो मैंने अपने बेटे की खुशी के लिए तो जैसी गरीब से उसकी शादी करा दी। तुम गरीब लोग हम अमीरों के बीच में उठने बैठने के लायक ही नहीं हो। जा और जल्दी से जाकर अपनी गरीब वाला दाल चावल का पत्तल उठा कर ला। पल्लवी बहू, तू मेरे साथ किचन में चल। जी मम्मी जी। पल्लवी और राजरानी दोनों साथ मिलकर किचन में आकर छोले, पूरी, रायता, दाल मखनी, कढ़ाई पनीर और मीठे में बाहर से शाही टुकड़ा जैसे महंगे मिठाई मंगाती हैं और फिर पल्लवी और राजरानी सभी पंडितों को अपना बनाया खाना चांदी के प्लेट्स में परोसती हैं। ये लीजिए पंडित जी, अब खाना शुरू कीजिए। माफ कीजिएगा, मेरी नई बहू जरा गरीब घर से आई है, इसीलिए उसको हमारे घर के तौर तरीके पता नहीं है, इसीलिए उसने गलती से पहली रसोई में गरीब वाले दाल चावल बना दिए थे। राजरानी जी, हम साधारण सी जिंदगी जीना पसंद करते हैं और सादा खाना पसंद करते हैं। हमारे लिए इस चांदी के बर्तन में ये अमीर वाला खाना मोल नहीं रखता। आपकी बहू सर्वगुण संपन्न है, इसीलिए उसे पता है कि पंडित सादा भोजन ही खाते हैं। इसलिए तो उसने हमारे लिए दाल चावल और साबूदाने की खीर बनाई थी। हमारे लिए वही खाना ले आइए। पंडित की बात सुनकर गरीब बहू बिना वक्त गवाए उन सभी को अपने बनाए दाल चावल और साबूदाने की खीर परोसती है, जिसे सभी पंडित खुशी से खाना शुरू करते हैं। गरीब बहू के बनाए सादे दाल चावल उन्हें इतने ज्यादा पसंद आते हैं कि वो दोबारा से दाल चावल मांग कर खाते हैं और जाते जाते उसे आशीर्वाद देते हैं। राजरानी जी, आपकी गरीब बहू एक बहुत ही अच्छी गृहिणी है। जब तक इसके कदम इस घर में है, आपके घर में कभी कोई कमी घाटी नहीं आएगी। ये कहकर पंडित वहां से चले जाते हैं और राजरानी और पल्लवी अपने किए पर पछताते हुए गौरी से माफी मांगते हैं। देवरानी जी, मुझे माफ कर दो, मुझे तुमसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। नहीं बहू, मुझे भी माफ कर दे। तूने तो अपनी तरफ से अच्छी बहू की जिम्मेदारी निभाई थी, मगर मैंने तेरी पहली रसोई में दाल चावल देखकर तुझे जो नहीं कहना चाहिए था वो कह दिया। कोई बात नहीं माँ जी, मुझे आपके या जेठानी जी की बातों का बुरा नहीं लगा। आप मुझसे बड़ी हैं और गलती तो किसी से भी हो सकती है। उस दिन के बाद से पल्लवी पैसों का घमंड करना छोड़ देती है। वहीं राजरानी भी गरीब घर से आई गौरी को अपनी अमीर बहू पल्लवी के जैसे प्यार करने लगती है। अपने पति राज और सास शीतल के साथ रहती थी। संध्या देखने में काफी काली होती है। संध्या के काले रंग की वजह से ना ही तो संध्या की सास उसे पसंद करती थी और ना ही उसका पति राज। काले रंग की वजह से शीतल और राज हमेशा संध्या को ताने दिया करते थे। शीतल और राज की शादी को आज पूरे 2 साल हो जाते हैं, लेकिन शीतल अभी तक मां नहीं बन पाती है। शीतल बहन, कहाँ हो तुम? अरे शांति बहन, क्या हो गया? आज इतनी खुश कैसे हो? खुशी की ही तो बात है शीतल बहन, आज मैं दादी बन गई हूँ। मेरी बहू ने बड़े ही प्यारे पोते को जन्म दिया है। ये लो, मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारे परिवार के लिए मिठाई लाई हूँ, जल्दी से मुंह मीठा करो। ये तो बड़ी ही खुशी की बात है शांति बहन, मुबारक हो, तुम दादी बन गई। मैं तो दादी बन गई, लेकिन तुम कब दादी बनोगी? राज और संध्या की शादी को पूरे 2 साल हो चुके हैं। बहू ने अभी तक कोई खुशखबरी नहीं सुनाई है। कहीं तुम्हारी बहू में कोई कमी तो नहीं है? मैं एक डॉक्टर का नंबर दे रही हूँ, बहुत ही अच्छी डॉक्टर है। तुम एक बार अपनी बहू को उस डॉक्टर के पास दिखा दो, अगर कोई परेशानी होगी तो वो बता देगी। शांति शीतल को एक बहुत ही अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट का नंबर देती है। शांति की बात सुनकर शीतल को भी ऐसा लगता है कि कहीं संध्या में कोई कमी तो नहीं है, जिस वजह से वो मां नहीं बन पा रही है। इसलिए अगले ही दिन शीतल संध्या को लेकर गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाती है और उसका चेकअप कराती है। डॉक्टर, मेरी बहू की रिपोर्ट तो ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? देखिए,
मैंने आपकी बहू को 2 बार चेकअप किया है और 2 बार में सेम ही रिपोर्ट आई है। लगता है बचपन में खेलकूद में इन्हें इंटरनल इंजरी हो गई थी, जिस वजह से ये बेबी कंसीव नहीं कर पा रही हैं। इसलिए आपकी बहू कभी भी बेबी कंसीव नहीं कर सकती है। डॉक्टर की बात सुनते ही शीतल और संध्या हैरान हो जाती है, जिसके बाद शीतल संध्या को वहां छोड़कर गुस्से में घर आती है। क्या हुआ माँ जी, आप मुझे ऐसे वहाँ अकेले छोड़कर क्यों आ गई? तुझे अकेला ना छोड़कर आती तो क्या साथ लेकर आती? एक तो रंग रूप इतना काला, सोचा था रंग रूप काला है तो कम से कम मेरे घर को वारिस देगी, लेकिन तू तो वो भी देने के लायक नहीं है। तू तो एक बांझ निकली। अब मैं अपने वंश को आगे कैसे बढ़ाऊंगी? मेरी तो मत ही मारी गई थी कि मैं तुझ जैसी को अपने घर की बहू बना कर ले आई। क्या हुआ माँ, आप चिल्ला क्यों रही हैं? अब क्या कर दिया इसने? राज बेटा, तू कभी भी बाप नहीं बन सकता है। मैं संध्या को लेकर हॉस्पिटल गई थी, वहां जाकर पता चला कि ये कभी भी माँ नहीं बन सकती है। अब हम लोग क्या करेंगे? कैसे अपने वंश को आगे बढ़ाएंगे? क्या संध्या कभी माँ नहीं बन सकती? माँ, मैं तो पहले ही इस काली लड़की से शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन आपके कहने पर ही मैंने इसे शादी के लिए हाँ की थी। एक तो इतनी काली, ऊपर से बांझ। अब क्या होगा माँ? राज, तू फिक्र मत कर, मैं अपने वंश को जरूर आगे बढ़ाऊंगी। मैं तेरी दूसरी शादी कराऊंगी, वो भी बहुत सुंदर लड़की से। माँ जी, आप ये क्या कह रही है? आप राज की दूसरी शादी कैसे करा सकती है? राज की पत्नी तो मैं हूँ। अगर मैं माँ नहीं बन सकती तो इसमें मेरी क्या गलती है? हम अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए कोई बच्चा गोद ले लेते हैं। मैं किसी के भी खून को अपने खानदान का वंश नहीं बना सकती, समझी? और रही शादी की बात, तो वो तो होकर ही रहेगी। जिसके बाद शीतल राज के लिए एक से एक रिश्ते देखना शुरू कर देती है। शीतल को राज के लिए एक मोना नाम की लड़की पसंद आती है। मोना देखने में बहुत ही सुंदर होती है, जिस वजह से राज मोना से शादी करने के लिए हाँ कर देता है। और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में संध्या के सामने उसके पति राज की दूसरी शादी हो जाती है। हाय, नजर ना लगे मेरी बहू को। ऐसा लग रहा है कि कोई परी जमीन पर उतर आई हो। कितनी सुंदर है मेरी बहू। अपनी सौतन को देखकर संध्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो मजबूर होती है, जिस वजह से वो कुछ भी नहीं कहती। जिसके बाद शीतल मोना और राज को एक कमरे में भेज देती है। मोना को अपनी खूबसूरती और गोरे रंग पर काफी घमंड होता है, जिस वजह से वो संध्या के साथ बिल्कुल भी अच्छा बर्ताव नहीं करती और अपने गोरे रंग पर घमंड करती रहती है। माँ जी, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। मेरी प्यारी बहू के सर में दर्द हो रहा है। बहू, तू थोड़ी देर रुक, मैं अभी तेरे लिए गर्मा गर्म अदरक की चाय बनवाती हूँ। संध्या बहू, ओ संध्या बहू, कहाँ मर गई? जी माँ जी, बोलिए, क्या हुआ? मेरी बहू के सर में बहुत दर्द हो रहा है, उसके लिए गर्मा गर्म अदरक वाली चाय लेकर आ। संध्या किचन में जाती है और चाय बनाकर लाती है। मोना चाय को गर्म ही पी लेती है, जिसकी वजह से उसका मुंह जल जाता है। इतनी गर्म चाय, मेरा तो मुंह ही जल गया। तुमने जानबूझकर मुझे ये गर्म चाय दी ना, कि इसे पीते ही मेरा मुंह जल जाए? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने तुम्हें जानबूझकर गर्म चाय नहीं दी है। चाय तो गर्म ही होती है, तुम्हें इसे आराम से पीना चाहिए था। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो तुम कहना क्या चाहती हो? गलती मेरी है? शक्ल तो अच्छी है नहीं, माँ बन नहीं सकती हो और मुझसे जुबान लड़ा रही हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत। इतना कहकर मोना वो गर्म चाय का कप संध्या के ऊपर फेंक देती है, जिससे संध्या का हाथ जल जाता है। इतना सब देखकर भी शीतल को कोई फर्क नहीं पड़ता। गर्म चाय के हाथ पर गिरने से संध्या को बहुत जलन होती है और वो रोते हुए किचन में जाकर अपना हाथ धोने लगती है। हे भगवान, मुझे उठा ले, मुझे इस दुनिया में नहीं रहना। मैं अगर काली हूँ और माँ नहीं बन सकती तो इसमें मेरी क्या गलती है? मोना हमेशा ही संध्या को परेशान किया करती थी, लेकिन कोई भी मोना को नहीं रोकता था। ऐसे ही समय बीतता रहता है और शादी के कुछ ही महीनों में मोना प्रेग्नेंट हो जाती है। मोना की प्रेग्नेंट होने की खबर सुनकर सारा परिवार बहुत खुश होता है, यहाँ तक कि संध्या को भी बहुत खुशी होती है। समय बीतने के साथ साथ मोना की गोद भराई की रस्म का समय आ जाता है। मोना बहू, ये देख, मैं तेरे लिए कितना प्यारा लहंगा लेकर आई हूँ, तेरी मुंह दिखाई की रस्म के लिए। अपनी मुंह दिखाई की रस्म में तू यही लहंगा पहनना। माँ जी, लहंगा तो सच में बहुत ही प्यारा है, लेकिन मुझे मेरी मुंह दिखाई पर मेहंदी कौन लगाएगा? आपने मेहंदी आर्टिस्ट को बुलाया है ना? नहीं बहू, जब घर में ही मेहंदी आर्टिस्ट हो तो बाहर से बुलाने की क्या जरूरत है? संध्या को बहुत अच्छी मेहंदी लगानी आती है, वो लगा देगी तेरी मेहंदी। शीतल के कहने पर संध्या मोना के हाथों और पैरों में मेहंदी लगाती है। संध्या, तुम एक काम करो, तुम मेरे पेट में भी मेहंदी लगा दो। लेकिन पेट पर मेहंदी कौन लगाता है?
जितना बोला है उतना करो। मोना के कहने पर संध्या उसके पेट पर मेहंदी लगा देती है। कुछ ही दिनों में मोना की डिलीवरी का टाइम आ जाता है और मोना को लेबर पेन शुरू हो जाता है, लेकिन उस समय घर में कोई नहीं होता। मोना के चिल्लाने की आवाज सुनकर संध्या उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहां डॉक्टर उसकी डिलीवरी करते हैं और वो बड़े ही प्यारे से बेटे को जन्म देती है। जब ये सारी बात मोना और उसके ससुराल वालों को पता चलती है तो सबको अपनी हरकतों पर बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती है। संध्या बहू, अगर आज तू ना होती तो मैं अपना पोता हमेशा हमेशा के लिए खो देती। आज तेरी वजह से मेरे खानदान का वंश बच पाया है। मुझे माफ कर दे। अगर मुझे हॉस्पिटल आने में थोड़ी और देरी हो जाती तो मैं अपना बच्चा खो देती, लेकिन तुम्हारी वजह से मेरा बच्चा जिंदा है। मैंने जो भी तुम्हारे साथ आज तक किया, मुझे माफ कर देना संध्या। मुझे माफ कर दो संध्या, तुम्हारे होते हुए भी मैंने दूसरी लड़की से शादी की। मैंने हमेशा तुम्हारे काले रंग की वजह से तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया, लेकिन अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। सबको अपनी अपनी गलती का एहसास होता देखकर संध्या पूरे परिवार को माफ कर देती है, जिसके बाद अब वो सभी लोग अच्छे से साथ में रहते हैं और संध्या और मोना दोनों ही बच्चे का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं।